नमस्कार, मैं आनंद जैन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हनुमानगढ़। आज हमारे विषय इलेक्ट्रिकल ड्राइंग एंड डिज़ाइन में एक नई वीडियो में बात करते हैं ट्रांसफार्मर डिज़ाइन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष और सबसे प्रचलित परीक्षा प्रश्न के बारे में, और वो है ट्रांसफार्मर की आउटपुट इक्वेशन कैसे डिराइव करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक ट्रांसफार्मर की डिज़ाइन उसके दिए गए स्पेसिफिकेशंस के आधार पर जो हमारे पास अवेलेबल अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स हैं उनका इकोनॉमिक उपयोग है, ताकि हम ट्रांसफार्मर के निर्माण में कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकें, उसका वजन और आकार छोटा रहे और उसकी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस अच्छी आए। ट्रांसफार्मर की डिज़ाइन है वो हमारी मशीन की थ्योरी के कई फार्मूलों का, इक्वेशंस का इस्तेमाल करती हैं। मटेरियल्स के जो हमारे पास चार्ट्स हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के, या टेबुलर फॉर्म में कोई मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, इनका इस्तेमाल करती हैं। और हम अपने पुराने इकट्ठे ज्ञान का भी उपयोग करते हैं ट्रांसफार्मर की डिज़ाइन पे। ट्रांसफार्मर डिज़ाइन की जो प्रचलित ह्यूरिस्टिक टेक्निक्स है उसमें हम कुछ पैरामीटर्स के मैग्नीट्यूड्स को एक लिमिटेड रेंज में वेराइंग करते हैं और बहुत सारे अल्टरनेट डिजाइन्स जनरेट कर लेते हैं। ध्यान रहे, डिजाइन बहुत सारे पैरामीटर्स के साथ एक ऐसा कॉम्प्रोमाइज है जो ऑप्टिमाइज कर रहा है किसी फंक्शन को, और किसी भी डिजाइन को हम सबसे बेहतरीन नहीं कह सकते। जब हमारे पास बहुत सारे डिजाइन अल्टरनेट आ जाते हैं तो हमारी प्रॉब्लम की जो कंस्ट्रेंट्स दी हुई हैं या हमारी जो ऑप्टिमाइजेशन के पैरामीटर दिए हुए हैं, जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को मिनिमाइज रख सकते हैं, साइज या वेट को कम कर सकते हैं, या मशीन के ऑपरेशन के दौरान लॉसेस को मिनिमाइज करने की बात सोच सकते हैं, उसके आधार पे किसी एक डिजाइन को सेलेक्ट कर लेते हैं। सिस्टेमेटिकली ट्रांसफार्मर की डिजाइन की शुरुआत होती है मैग्नेटिक कोर फ्रेम की डायमेंशंस को सेलेक्ट करके, और ये सिलेक्शन हम ट्रांसफार्मर की आउटपुट अपरेंट वीए रेटिंग्स के साथ मैच करके करते हैं। और ये जो रिलेशनशिप है जो ट्रांसफार्मर की आउटपुट वीए रेटिंग्स को कोर फ्रेम की डायमेंशंस के साथ कनेक्ट करता है, उसे हम आउटपुट इक्वेशन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट इक्वेशन है वो मैथमेटिकल रिलेशनशिप है जो ट्रांसफार्मर की रेटेड अपरेंट केवीए आउटपुट पावर को कोर के क्रॉस सेक्शन एरिया और कोर के बीच में वाइंडिंग कंडक्टर को इंसुलेशन के साथ प्लेस करने वाली विंडो की टोटल एरिया को कनेक्ट करती है, उसे आउटपुट इक्वेशन कहते हैं। हम पहले सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए आउटपुट इक्वेशन डिराइव करेंगे और बाद में बिल्कुल उसी स्ट्रेटजी से थ्री फेज ट्रांसफार्मर की आउटपुट इक्वेशन डिराइव हो जाएगी। और दोनों आउटपुट इक्वेशंस के रिलेशनशिप में जो पहला नंबर है जो सिंगल फेज में 2.22 है और थ्री फेज में 3.33 है, बस उसका फर्क होगा, बाकी सारे पैरामीटर सेम आएंगे। हमारे ट्रांसफार्मर का आउटपुट केवीए डिपेंड करता है कि उसकी कोर में मैग्नेटिक वर्किंग फ्लक्स का मैग्नीट्यूड क्या है और वाइंडिंग में जो टर्न्स कितना एम्पियर करंट लेके एमएमएफ एम्पियर टर्न्स बना रहे हैं। वर्किंग के लिहाज से फ्लक्स की अमाउंट का रिलेशन कोर के क्रॉस सेक्शन एरिया से है, जबकि एम्पियर टर्न का रिलेशनशिप कंडक्टर की लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया या वॉल्यूम से है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर के डिजाइन में दो पार्ट हो गए, एक आयरन मटेरियल और एक कंडक्टर मटेरियल। और हमारी आउटपुट इक्वेशन जब मैग्नेटिक फ्रेम की मेन डायमेंशंस को कलेक्ट करती है तो वो कोर के क्रॉस सेक्शन एरिया से आयरन की रिक्वायरमेंट को इंडिकेट कर रही है और विंडो एरिया से कंडक्टर मटेरियल की रिक्वायरमेंट को बता रही है। एक ट्रांसफार्मर की आउटपुट इक्वेशंस में स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक और स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग भी इंक्लूड होती है, जो कंडक्टर में कितनी करंट डेंसिटी है और मैग्नेटिक कोर में क्या फ्लक्स डेंसिटी ऑपरेशन की है, उन्हें रिप्रेजेंट करती हैं। किसी भी ट्रांसफार्मर में स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग और स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग डिपेंड करेगी कि हम मटेरियल क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील यूज करते हैं तो स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग अच्छी रखी जा सकती है। इसी तरह से एल्युमिनियम की बजाय अगर कॉपर कंडक्टर के तौर पे यूज किया जाता है तो स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग ज्यादा रखी जा सकती है। स्पेसिफिक लोडिंग इस बात पर भी डिपेंड करेगी जो कंस्ट्रक्शन में हम इंसुलेटिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं उनमें मैक्सिमम टेम्परेचर राइज को लिमिट करने के लिए ट्रांसफार्मर में कूलिंग किस तरह की यूज की हुई है। क्या वो ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल है, या ऑयल भी फोर्स्ड है और बाहर एयर भी फोर्स्ड है, या बाहर से हम कोई एक्सटर्नल वाटर कूलिंग का अरेंजमेंट कर रहे हैं। अगर हम टाइप ऑफ कूलिंग को इंप्रूव करते हैं तो टेम्परेचर राइज लिमिट होने
की स्थितियां बनेगी और हम स्पेसिफिक लोडिंग्स को ज्यादा रख सकते हैं। एक सिंगल फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर को शान हाईलाइट में और सिंगल फेज शेल टाइप ट्रांसफार्मर को येलो हाईलाइट यहाँ प्रदर्शित किया हुआ है। एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर में दो वर्टिकल लिम्स पर सराउंडिंग्स में जब हम वाइंडिंग वाउंड कर देते हैं तो यहाँ फ्लक्स का प्रोडक्शन होता है जो योक से अपना रास्ता पूरा करता है, और कोर लिम और योक के बीच में ये जो स्पेस है उसे हम विंडो एरिया कहते हैं, जिसमें हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी या लो वोल्टेज वाइंडिंग कोर पे पहले और हाई वोल्टेज वाइंडिंग कोर पे बाद में अकोमोडेट करते हैं। और एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर में आधी एलवी दोनों लिम पे जब होती है तो विंडो में पूरे एलवी के टर्न्स आ जाते हैं, और इसी तरह से पूरे आधी एचवी इधर और आधी एचवी इधर पूरे एचवी के टर्न्स आ जाते हैं। तो एक विंडो एलवी के पूरे टर्न्स और एचवी के पूरे टर्न्स को इंसुलेशन, क्लियरेंस, स्पेसिंग, ऑयल डक्ट्स इत्यादि के साथ यहाँ अकोमोडेट करती है। एक शेल टाइप ट्रांसफार्मर में सेंटर लिम पे हम वाइंडिंग करके मैग्नेटाइजेशन का फ्लक्स बनाते हैं जो ऊपर और नीचे योक से अपना रास्ता पूरा करता है, और साइड लिम से आधा आधा बट जाता है। तो साइड लिम का क्रॉस सेक्शन एरिया सेंटर लिम से आधा रखा जाता है। और यहाँ दो विंडो है, और जब हम कोर पे पहले एलवी और बाद में एचवी करते हैं, या चाहे सैंडविच वाइंडिंग में किनारों पे एलवी और बाद में अल्टरनेट एचवी एलवी की लेयर्स बनाते हुए वाइंडिंग करते हैं, तो आप पाते हैं कि विंडो में एलवी के सारे टर्न्स और एचवी के सारे टर्न्स आ जाते हैं। तो हमारी विंडो एरिया को एलवी और एचवी दोनों के सारे टर्न्स को इंसुलेशन, क्लियरेंस, स्पेसिंग और डक्टिंग्स के साथ अकोमोडेट करना है। तो दोनों शेल टाइप और कोर टाइप में विंडो एरिया पूरी प्राइमरी और सेकेंडरी के टर्न्स को अकोमोडेट करता है, चाहे कोर टाइप ट्रांसफार्मर हो चाहे शेल टाइप की दोनों विंडो हो। जब हम विंडो में कंडक्टर अकोमोडेट करते हैं तो कंडक्टर के चारों तरफ एनेमल के ऊपर डबल पेपर कवर कोटिंग्स होती है। इंटर लेयर के लिए हम नोमेक्स या डायमंड डोटेड इपॉक्सी लेयर वाली कोटिंग के पेपर इस्तेमाल करते हैं। एलवी और कोर, एलवी और एचवी, और एक एचवी से दूसरी साइड की एचवी के बीच में हम कार्डबोर्ड के और प्रेस बोर्ड्स के शीट्स इस्तेमाल करते हैं। हाई वोल्टेज पे पर्याप्त इंसुलेशन स्ट्रेंथ प्राप्त करने के लिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ प्राप्त करने के लिए हम स्पेसिंग, सेपरेशंस और ऑयल के प्रेजेंस के लिए डक्टिंग छोड़ते हैं। ऐसी स्थिति में हम पाते हैं कि कंडक्टर का जो टोटल नेट क्रॉस सेक्शन एरिया है उससे हमारी ये जो विंडो है उसका टोटल एरिया ज्यादा है, और इन दोनों के रेशो को हम विंडो स्पेस फैक्टर कहते हैं। हमारी किसी दूसरी वीडियो में हम विंडो स्पेस फैक्टर किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है उसे बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन यहाँ एक 11 kV के ट्रांसफार्मर में हमें बहुत सारी क्लियरेंस, प्रेस बोर्ड्स के सेपरेशंस, ऑयल डक्टिंग्स वगैरह चाहिए। तो टोटल विंडो एरिया का रफली 30% एरिया कंडक्टर स्पेस होता है। तो हमारा जो ये विंडो स्पेस फैक्टर है वो 11 kV के ट्रांसफार्मर के लिए रफली 0.3 के आसपास है, और अगर ये 33 kV के ट्रांसफार्मर हो या इससे ज्यादा वोल्टेज के ट्रांसफार्मर हो तो ये फैक्टर और ज्यादा कम हो जाएगा। जब हम ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स में करंट फ्लो करते हैं तो करंट से I²R, कॉपर लॉसेस से हीट, टेम्परेचर राइज होती है। इसके साथ साथ कोर में भी अल्टरनेटिंग एक्साइटेशन से आयरन लॉस होते हैं। तो ये जो एलवी और कोर के बीच का सेक्शन है जहां दोनों तरह के लॉसेस साइमल्टेनियसली हो रहे हैं और जिसे ऑयल से कूलिंग के लिए प्रोविजंस कम है, वहां टेम्परेचर राइज ज्यादा हो सकती है। एक अच्छी ट्रांसफार्मर डिजाइन में हम एलवी में करंट डेंसिटी एचवी की कंपैरिजन में लगभग 5% कम रखते हैं, लेकिन अभी सिंपलिसिटी के लिए हम मान लेते हैं कि एलवी और एचवी की करंट डेंसिटी जो वैसे नियरली सेम होती है, एग्जैक्ट सेम है, और करंट अपॉन टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ प्राइमरी इज प्राइमरी करंट डेंसिटी, और प्राइमरी करंट डेंसिटी की वैल्यू सेकेंडरी में करंट और सेकेंडरी के क्रॉस सेक्शन एरिया के रेशो के एग्जैक्ट बराबर है, ऐसा हमने मान लिया है। ऐसी स्थिति में हमें करंट डेंसिटी अगर मालूम है और ट्रांसफार्मर की रेटिंग से रेटेड करंट मालूम है तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना चाहिएगा प्राइमरी कंडक्टर को और सेकेंडरी कंडक्टर को, वो निकाला जा सकता है। जब हम ट्रांसफार्मर की वर्किंग करते हैं, लोड लगाते हैं सेकेंडरी पे, तो सेकेंडरी अपना एक एमएमएफ बनाती है, और एमएमएफ बैलेंस के लिए प्राइमरी कुछ सप्लाई से एक्स्ट्रा करंट ड्रॉ करती है, और दोनों सेकेंडरी करंट का और सेकेंडरी करंट रिफ्लेक्टेड टू प्राइमरी का एमएमएफ बैलेंस हो जाता है। अगर हम नो लोड पे जो मैग्नेटाइजिंग एमएमएफ है उसे अगर नेग्लेक्ट कर दें तो हम कह सकते हैं कि प्राइमरी एमएमएफ एम्पियर टर्न और सेकेंडरी में एम्पियर और टर्न्स का प्रोडक्ट इक्वल है, और इस एमएमएफ को हमने एक शॉर्ट नाम दे दिया एटी, ए एम्पियर, टी टर्न्स। हमने देखा कि विंडो में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के पूरे कंडक्टर्स आ गए हैं, तो जो टोटल कॉपर एरिया विंडो में है, जिसे हमने एसी कंडक्टर एरिया कहा है विंडो में, वो कॉपर
कॉपर एरिया हो गया प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न्स का और कॉपर एरिया हो गया सेकेंडरी के वाइंडिंग्स का। इस कॉपर एरिया में अभी इंसुलेशन हमने इंक्लूड नहीं किया है, ये नेट कंडक्टर क्रॉस सेक्शन है और नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्राइमरी में जितने टर्न्स हैं और एक टर्न का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका प्रोडक्ट, टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया जो हमारा प्राइमरी का यहाँ यूज होगा, इसी तरह से सेकेंडरी का टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया हम एक टर्न के क्रॉस सेक्शन एरिया में सारे टर्न्स को मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं और दोनों को जोड़ लेते हैं तो विंडो में टोटल कंडक्टर क्रॉस सेक्शन एरिया कितना चाहिए वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो हमने जाना कि चाहे कोर टाइप ट्रांसफार्मर हो चाहे शेल टाइप ट्रांसफार्मर हो, विंडो में जो कंडक्टर है वो पूरे प्राइमरी के टर्न्स को, जिनका एक टर्न का क्रॉस सेक्शन अगर एपी हो तो सारे टर्न्स का क्रॉस सेक्शन इतना है, उन्हें अकोमोडेट कर रहा है। इसी तरह से वो सेकेंडरी के टर्न्स और सेकेंडरी के हर टर्न्स का अगर क्रॉस सेक्शन एएस है तो सारे टर्न्स के क्रॉस सेक्शन को अकोमोडेट कर रहा है। तो जो नेट कॉपर एरिया है विंडो में वो दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी के सारे टर्न्स का एरिया हो गया है। हम कंडक्टर क्रॉस सेक्शन को रेटेड करंट के साथ करंट डेंसिटी से रिलेट कर सकते हैं। करंट डेंसिटी हमने प्राइमरी और सेकेंडरी में कॉमन एक जैसी मानी है तो हम उसे कॉमन निकाल लेते हैं और प्राइमरी एमएमएफ और सेकेंडरी एमएमएफ बराबर होने पर उसे 80 कहा तो 80 और 80 जुड़ के 280 हो गया है। तो हमने पाया कि हमारा जो नेट कॉपर क्रॉस सेक्शन एरिया है जो टोटल विंडो एरिया को विंडो स्पेस फैक्टर के साथ रिलेट करता है वो 280 बाई डेल्टा है, जहां डेल्टा प्राइमरी और सेकेंडरी की कॉमन करंट डेंसिटी है। इस रिलेशन से हम एम्पियर टर्न निकाल सकते हैं फुल लोड के और वो हो गए विंडो स्पेस फैक्टर, टोटल विंडो एरिया और ये डेल्टा इधर आके मल्टीप्लाई हो गया है डिवाइडेड बाई ये 2। एक ट्रांसफार्मर में इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो बेसिक फंडामेंटल रिलेशन है, जब साइनोसॉइडल टाइम वेराइंग फ्लक्स कोर में बनता है तो हमारे फ्लक्स टर्न से लिंक होते हैं और एज पर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमएफ पैदा होता है और उस ईएमएफ की आरएमएस वैल्यू 4.44 एफ फाइम नंबर ऑफ टर्न्स हैं। यहाँ फाइम साइनोसॉइडल टाइम वेराइंग फ्लक्स की इंस्टेंटेनियस पीक मैग्नीट्यूड है और ये ई आरएमएस इंड्यूस्ड ईएमएफ। हम ईएमएफ पर टर्न निकाल सकते हैं, टोटल ईएमएफ जो वाइंडिंग में प्रोड्यूस हुआ है और टर्न्स का डिवीजन कर दिया और ये रिलेशन 4.44 एफ फाइम हो गया। एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की रेटेड अपरेंट वीए रेटिंग उसकी रेटेड वोल्टेज और फुल लोड करंट का प्रोडक्ट है। अगर हमें ये रेटेड पावर कैपेसिटी केवीए में चाहिए तो हमने 1000 का डिवीजन कर देना है। हम रेटेड वोल्टेज को ईएमएफ पर टर्न से नंबर ऑफ टर्न का प्रोडक्ट समझ सकते हैं और करंट और टर्न्स का प्रोडक्ट फुल लोड एमएमएफ हो गया है। तो हम समझ सकते हैं कि एक ट्रांसफार्मर का रेटेड अपरेंट वीए आउटपुट ईएमएफ पर टर्न और फुल लोड एमएमएफ का प्रोडक्ट है। हमने जाना कि जो फुल लोड एमएमएफ है ट्रांसफार्मर का वो विंडो एरिया के साथ रिलेशनशिप रखता है। तो हम यहाँ एम्पियर टर्न की वैल्यू और ईएमएफ पर टर्न की वैल्यू अगर ऊपर इन दो रिलेशन से जो यहाँ नीले फ्रेम में दिखाए गए हैं उससे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हमने यहाँ ईटी की जगह 4.44 एफ फाइम रख दिया है और इसी तरह से हम एम्पियर टर्न की जगह ऊपर के इस नीले फ्रेम से विंडो स्पेस फैक्टर, विंडो एरिया, करंट डेंसिटी डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। 4.44 में 2 का डिवीजन करने पर यहाँ एक नंबर आ गया है 2.22 और हमने मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस फ्लक्स की जगह कोर में मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी जिसे हम स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग भी कहते हैं उसे कोर के नेट आयरन क्रॉस सेक्शन एरिया से मल्टीप्लाई करके प्राप्त कर लिया है। और बाकी फिगर को अगर मैं यहाँ रखता हूं तो ये 6 फिगर हैं। सप्लाई फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी या स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग, कोर का नेट क्रॉस सेक्शन एरिया, विंडो स्पेस फैक्टर, टोटल विंडो एरिया जो इनफैक्ट विंडो में कॉपर कंडक्टर और इंसुलेशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से आता है, और स्पेसिफिक करंट लोडिंग जिसे हम करंट डेंसिटी कहते हैं। उन 6 फिगर का प्रोडक्ट आ गया है। ये वीए को केवीए बनाने वाला नंबर है और ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है इस पूरी पीडी हाईलाइट में एक साथ हमने दिखाई है, ये हमारी ट्रांसफार्मर की आउटपुट इक्वेशन कहलाती है जो रेटेड अपरेंट पावर को कोर के नेट क्रॉस सेक्शन एरिया और विंडो एरिया से कनेक्ट करती है और इन दो डाटा से हम पूरा मैग्नेटिक फ्रेम डिजाइन कर सकते। जिस तरह से हमने सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए आउटपुट इक्वेशन निकाली है उसी तरह से 3 फेज ट्रांसफार्मर की आउटपुट इक्वेशंस निकाल सकते हैं। यहाँ शाइन हाईलाइट में एक 3 फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर और येलो हाईलाइट में एक 3 फेज शेल टाइप ट्रांसफार्मर शो किया हुआ है। तीनों अलग अलग फेज की वर्टिकल कोर लिम में जब हम सराउंडिंग में अलग अलग फेज की एलवी और एचवी वाउंड करते हैं तो वर्किंग मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है और वो कोर लिम से होता हुआ योग से अपने रास्ते पूरे करता है। और एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर में 3 कोर लिम के बीच में ये 2 ग्रीन हाईलाइट से शो किए गए एरिया विंडो एरिया कहलाते हैं। और अगर आप विंडो एरिया में देखेंगे तो एक फेज की पूरी एलवी और उसके बाद एचवी और दूसरे फेज की एलवी और एचवी यहाँ अपने कंडक्टर्स को इंसुलेशन, गैप, स्पेसिंग, डक्टिंग के साथ
अकोमोडेट करती है। तो दोनों विंडो एरिया में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के कंडक्टर दो दो फेज के आते हैं और एमएमएफ बैलेंस है और एक बैलेंस 3 फेज सिस्टम में एम्पियर टर्न सभी वाइंडिंग्स के सेम है। अगर हम यही बात शेल टाइप ट्रांसफार्मर के लिए देखें तो यहाँ एलवी और एचवी एक फेज की वाइंडिंग से अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है जो इधर योक से दोनों तरफ अपना रास्ता बनाता है और यहाँ तीनों कोर लिम के साथ साथ दो आधी क्रॉस सेक्शन एरिया की साइड लिम्स भी हैं और हमारे पास कुल दो तो पूरी विंडो है जिसमें दो दो फेज की वाइंडिंग के टर्न्स आ रहे हैं और दो साइड में आधी विंडो है जिसमें केवल एक ही फेज के टर्न्स आते हैं। अगर इस एरिया को हम विंडो एरिया कहें और इसके एरिया को हम उसका अगर आधा मान लेते हैं तो ये जो विंडो एरिया है बीच का जिसमें दोनों फेज के प्राइमरी और सेकेंडरी के टर्न्स आते हैं वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमने कोर टाइप में समझा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी 3 फेज ट्रांसफार्मर की विंडो में जो टोटल कॉपर क्रॉस सेक्शन एरिया आ रहा है जैसे हमने एसी का है C4 कॉपर A4 एरिया वो दो प्राइमरी वाइंडिंग अलग अलग फेज की और दो सेकेंडरी वाइंडिंग अलग अलग फेज की का टोटल कॉपर एरिया है। अर्थात ये 2 टाइम्स हो गया है प्राइमरी में जो टर्न्स है और एक प्राइमरी टर्न्स का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका प्रोडक्ट। इसी तरह से ये सेकेंडरी के टर्न्स और सेकेंडरी के क्रॉस सेक्शन एरिया का प्रोडक्ट हो गया है और एन और एरिया टर्न्स और एरिया का जो समेशन करने के बाद डबलिंग कर देंगे तो मुझे टोटल नेट कॉपर एरिया विंडो में अकोमोडेट करना है वो मालूम हो जाएगा। ध्यान रहे कि इस कंडक्टर एरिया में मैं इंसुलेशन का जो एडिशनल एरिया है वो इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, उसे इंक्लूड करते हुए मुझे विंडो स्पेस फैक्टर कंसिडर करना होगा। चाहे हमारा ट्रांसफार्मर ये दिखाया गया कोर टाइप ट्रांसफार्मर हो या शेल टाइप की फुल विंडो हो, एक पूरी विंडो में दो प्राइमरी और सेकेंडरी के टर्न्स यहाँ अकोमोडेट हो रहे हैं। हम प्राइमरी और सेकेंडरी की जगह एलवीएचवी भी इस्तेमाल कर सकते थे। तो एक कंडक्टर का अगर एरिया एपी हो और टोटल टर्न्स टी हो तो ये एक वाइंडिंग के सारे क्रॉस सेक्शन एरिया हो गए। इसी तरह से ये दूसरी वाइंडिंग के सारे क्रॉस सेक्शन एरिया हो गए। एक कंडक्टर का एरिया मल्टीप्लाइड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, इन दोनों को जोड़ने पर एक फेज के टोटल कंडक्टर क्रॉस सेक्शंस आ गए हैं। उसे डबल कर दें क्योंकि यहाँ दो अलग अलग फेज के प्राइमरी सेकेंडरीज दोनों हैं। तो ये मेरा टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया कॉपर का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो आ गया है। हमने जाना है कि एक अच्छी डिजाइन में एलवी की करंट डेंसिटी कम रखते हैं और एचवी जो बाहर की तरफ वाउंड होती है उसमें करंट डेंसिटी 5% के आसपास ज्यादा रखते हैं। लेकिन अभी सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं कि एलवी और एचवी दोनों की करंट डेंसिटी स्पेसिफिक करंट लोडिंग आइडेंटिकल है। तो हम कह सकते हैं कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका करंट डेंसिटी के साथ ये कनेक्शन हो गया है। और करंट डेंसिटी अगर मैं दोनों में एक जैसी ले लेता हूं कॉमन तो ये जो प्राइमरी एमएमएफ है वो सेकेंडरी एमएमएफ के अगर बराबर मान लेता हूं नो लोड मैग्नेटाइजिंग एमएमएफ को नेग्लेक्ट करके तो ये 280 हो गया है। 2 से और मल्टीप्लाई किया तो ये 480 हो गया है। और यहां अब मैं कह सकता हूं कि जो कंडक्टर क्रॉस सेक्शन एरिया है वो टोटल विंडो एरिया के साथ जब हम इंसुलेशन स्पेसिंग डक्टिंग ऑयल के सेपरेटर्स सब लगाते हैं तो एक विंडो स्पेस फैक्टर कंसिडरेशन में आ जाता है। और एक 11 kV ट्रांसफार्मर के लिए इसकी वैल्यू रफली 0.3 के आसपास होती है। और हमने देखा कि जो नेट कॉपर एरिया है वो 480 बाई डेल्टा है। इस रिलेशन से हमने एम्पियर टर्न निकाल लिए हैं जो विंडो स्पेस फैक्टर में विंडो एरिया के मल्टीप्लिकेशन और स्पेसिफिक करंट डेंसिटी में 4 का डिवीजन करने से आ जाएगा। हमें पता है कि ट्रांसफार्मर में इंड्यूस्ड ईएमएफ 4.44 F phi t है जहां F सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, phi साइनोसॉइडल टाइम वेराइंग फ्लक्स का मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस पीक मैग्नीट्यूड है और T वाइंडिंग में टर्न्स है। तो इसी रिलेशन से हम ईएमएफ पर टर्न निकाल सकते हैं और वो 4.44 F phi हो गया है। एक 3 फेज ट्रांसफार्मर का रेटेड अपरेंट आउटपुट पावर रेटेड वोल्टेज और फुल लोड करंट का 3 गुना होता है पर फेज। ये वैल्यूज हैं आरएमएस और केवीए में कन्वर्जन के लिए ये 1000 का हमने डिवीजन कर दिया है। हमने रेटेड वोल्टेज को एक टर्न की वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न के प्रोडक्ट के रूप जब रखा तो फुल लोड करंट के साथ टर्न्स का मल्टीप्लिकेशन ये फुल लोड एमएमएफ हो गया है। तो हमने देखा कि हमारे ट्रांसफार्मर का जो रेटेड आउटपुट अपरेंट वीए पावर है वो ईएमएफ पर टर्न और फुल लोड एमएमएफ का प्रोडक्ट है और हम इन दोनों के प्रोडक्ट को बढ़ाकर रेटेड वीए रेटिंग्स बढ़ा सकते हैं। अभी ईटी की जगह 4.44 F phi और एटी की जगह KW डेल्टा बाई 4 अगर हम जैसा श्यान हाईलाइट में दिखाया हुआ है सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये 4.44 से डिवाइड होकर इस 3 से मल्टीप्लाई होकर एक फिगर बना देगा 3.33। जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के आउटपुट इक्वेशन में 2.22 था, यहाँ 3 नहीं था और यहाँ 4 की जगह 2 था। तो यहाँ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के केस में 2.22 था, 3 फेज के केस में ये फिगर 3.33 आ गया है। बाकी फिगर सेम
सेम है, हमने मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की या स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग के रूप में मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस पीक फ्लक्स मैग्नीट्यूड को रख दिया है, और यहाँ एआई कोर लिम्ब के नेट आयरन एरिया का क्रॉस सेक्शन एरिया है, जिसे हम स्टेप्ड कोर बना के सर्कुलर इंसुलेटिंग ट्यूब से कवर करके बाद में एलवी और एचवी वाइंडिंग करते हैं। और यहाँ कोर में मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी या स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग के हिसाब से एरिया के प्रोपोर्शनल वर्किंग मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, जो आउटपुट रेटिंग को डिसाइड करता है। अगर कोर में एआई ज्यादा लेंगे तो वर्किंग फ्लक्स के मैग्नीट्यूड को बढ़ाकर कम एम्पियर टर्न के साथ भी हम ट्रांसफार्मर की पावर रेटिंग बना सकते हैं। ज्यादा फ्लक्स से ईटी ज्यादा हो जाएगा तो सेम रेटेड वोल्टेज के लिए हमें टर्न्स कम चाहिएंगे, तो हमारा जो कॉपर रिक्वायरमेंट है और विंडो एरिया की रिक्वायरमेंट है वो कम की जा सकती है। यहाँ KW विंडो स्पेस फैक्टर है, जो बताता है कि हमारा जो टोटल कंडक्टर क्रॉस सेक्शन एरिया है वो टोटल विंडो एरिया का सिर्फ 30% स्पेस में है। 11 kV के लिए KW की वैल्यू रफली 0.3 है, यानी 70% स्पेस हमने सेपरेशन, डक्ट्स, इंसुलेशन, क्लियरेंस, प्रेस बोर्ड्स इनके लिए लगाया हुआ है। AW टोटल विंडो एरिया है। कहने को तो ये एक मैग्नेटिक फ्रेम की डायमेंशंस आ रही हैं विंडो की विड्थ और हाइट का प्रोडक्ट के तौर पे, पर असल में ये ट्रांसफार्मर के डिजाइन में सारा कंडक्टर मटेरियल कितना लगेगा उसे इंडिकेट कर रहा है। और ये डेल्टा स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग या करंट डेंसिटी है कंडक्टर में। जो कॉपर के कंडक्टर जिनकी कंडक्टिविटी ज्यादा है उनके लिए ज्यादा रखा जा सकता है। एल्युमिनियम की कंडक्टिविटी कम होने के कारण इसे कॉपर की कंपेरिजन में 1.5 टाइम्स कम रखा जाता है। और ये जो करंट डेंसिटी है या मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है कोर में, जिन्हें हम स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग और स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग कहते हैं, ये ट्रांसफार्मर की टाइप ऑफ कूलिंग पे भी डिपेंड करेगी। अगर हम कूलिंग ज्यादा बेहतर कर देते हैं तो हम करंट लोडिंग और मैग्नेटिक लोडिंग का मैग्नीट्यूड बढ़ा सकते हैं। और यहाँ आप देखिए 6 फिगर आ गए हैं: फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, नेट आयरन एरिया, विंडो स्पेस फैक्टर और करंट डेंसिटी। और हमारा ट्रांसफार्मर की रेटेड आउटपुट पावर से हम इन्हें रिलेट कर सकते हैं। अगर हमें एआई और AW में से एक मालूम हो और बाकी सब कांस्टेंट हमने जूम किए हों, जैसे सप्लाई फ्रीक्वेंसी हम 50 हर्ट्ज ले लेते हैं, BM हम कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील के लिए 1.3 टेस्ला ले सकते हैं, विंडो स्पेस फैक्टर 0.25 से 0.3 के बीच में कोई फिगर हो सकता है, और डेल्टा जो करंट डेंसिटी है कॉपर कंडक्टर के लिए हम अगर 2.5 एम्पियर पर mm स्क्वायर ले लेते हैं। ध्यान रहे कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो mm स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलते हुए यहाँ 10⁻+6 का एक मल्टीप्लाई फैक्टर 2.5 के साथ हमें इंक्लूड करना होगा, क्योंकि हम कैलकुलेशन MKS में करते हैं। तो हम AI और AW में से एक मालूम हो तो दूसरी पता कर सकते हैं अगर हमें ट्रांसफार्मर की रेटेड VA दी हुई हो। तो ये जो इक्वेशंस है ट्रांसफार्मर की आउटपुट इक्वेशन, ये हमारी ट्रांसफार्मर की मैन्युफैक्चरिंग में या डिजाइन में जो कोर फ्रेम की डायमेंशंस है उसे निकालने का एक टूल बन जाता है। आज की इस वीडियो से ट्रांसफार्मर डिजाइन की जो फंडामेंटल कंसेप्ट है वो डेफिनेटली आपको समझ में आ गई होगी। हमारी अगली वीडियो में जब आप स्पेसिफिक लोडिंग, विंडो स्पेस फैक्टर और इनके बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे और बाद की वीडियोस में न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस को जब समझेंगे तो ट्रांसफार्मर डिजाइन आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें और हमारी इस वीडियो को अपने दूसरे साथियों के साथ शेयर करें, क्योंकि किसी ने ठीक कहा है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हैव नाइस टाइम, हैप्पी लर्निंग।